नमस्कार दोस्तों, इससे पहले हमने मौर्य वंश के पतन के बारे में पढ़ा था और देखा कि उस समय मौर्य वंश के पतन के बाद छोटे छोटे शासकों का उदय हुआ। उस समय बहुत से आक्रमण हुए, जिसमें कि कुछ विदेशी आक्रमण, यूनानियों का आक्रमण और शकों का आक्रमण मुख्य है। इन आक्रमणों के बाद कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि भारत में फिर एक बार एक विशाल साम्राज्य की स्थापना हुई, जिसे गुप्त वंश कहा जाता है। तो आइए जाने गुप्त वंश क्या है। गुप्त वंश के इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में साहित्यिक साक्ष्य, अभिलेख के साक्ष्य और विदेशी यात्रियों के विवरण का सहारा लिया गया है। तो हम यहाँ पहले देखेंगे साहित्यिक स्रोत। साहित्यिक स्रोत में वायु पुराण, मत्स्य पुराण, कालिदास की रचनाएं, मुद्रा राक्षस से गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। कुछ बौद्ध ग्रंथ जैसे आर्यमंजूश्री, मूलकल्प एवं बसबंधु चरित से भी गुप्त वंश के बारे में पता चलता है। इसी तरह देखते हैं विदेशी विवरण, फाहान, रेनसांग और अलबरूनी के लेख से भी गुप्त वंश के साम्राज्य का इतिहास पता चलता है। और ऐसा माना जाता है कि गुप्त वंश के संस्थापक कुषाण शासकों के सामंत थे। हमने इससे पहले कुषाण शासकों के बारे में भी पढ़ चुका है। तो देख रहे हैं यहाँ पर कि अधिकतर इतिहासकार ऐसे हैं, वे मानते हैं कि गुप्त वंश जो है वो वैश्य थे, और कुछ इतिहासकारों का मानना है कि वे ब्राह्मण थे। लेकिन ज्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि गुप्त वंश वैश्य थे और गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने कैसे की। तो यहाँ हमने देखा कि मरणोत्तर काल के बाद जो पहले की अखंड भारत था, उसके बाद यहाँ छोटे छोटे सामंतों का उदय होता है और फिर यहाँ कुछ विदेशी आक्रमण होते हैं, यूनानियों का, शकवंशों का और कुषाणों का। और फिर कालांतर में जैसे जैसे समय बीतता है तो कुछ परिस्थितियां ऐसी बनती है कि एक नया वंश का उदय होता है, जो कि है गुप्त वंश। और वास्तव में ये जो गुप्त वंश है ये कुषाण शासकों के सामंत थे, और उनमें से जो श्रीगुप्त थे उन्होंने ही गुप्त वंश की स्थापना की। तो इस तरह हम देखते हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की, यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त को माना जाता है। और इसने 240 ईस्वी में गुप्त वंश की स्थापना की और 240 ईस्वी से 280 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और इन्हें महाराजा की उपाधि प्रदान की गई। किसे महाराजा की उपाधि प्रदान की गई? तो श्रीगुप्त को। आगे हम देखते हैं कि श्रीगुप्त के बाद उसका पुत्र घटोत्कच उसका उत्तराधिकारी बना और इसने भी महाराजा की उपाधि धारण की। तो देखते हैं कि जो घटोत्कच था वो भी श्रीगुप्त की तरह बलशाली था और अपने पिता की तरह उसे भी महाराजा की उपाधि धारण की। घटोत्कच के बाद चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम महत्वपूर्ण राजा था, और सच कहे तो ये गुप्त वंश का वास्तविक महत्वपूर्ण संस्थापक था। इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की। वैसे तो हम देख रहे हैं कि गुप्त वंश की स्थापना श्रीगुप्त ने की थी, लेकिन इसका जो साम्राज्य का जो विस्तार और जो वास्तविक जो स्थापना था वो चंद्रगुप्त प्रथम ने की। चंद्रगुप्त प्रथम का विवाह लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से हुआ था। किसे हुआ था? कुमार देवी से। चंद्रगुप्त प्रथम ने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की। संवत यानी कैलेंडर। 319 ईस्वी में ही चंद्रगुप्त प्रथम का राज्याभिषेक हुआ था, और जब इसका राज्याभिषेक हुआ उस समय गुप्त वंश की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की। अब हम आगे अध्ययन करेंगे चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त का।
आगे हम पढ़ेंगे अब समुद्रगुप्त के बारे में। यह कुमार देवी का पुत्र था। कुमार देवी वही थी जिनका विवाह चंद्रगुप्त प्रथम से हुआ था, जो कि लिच्छवी वंश की थी। अतः समुद्रगुप्त अपने आप को लिच्छवी दौहित्र कहता था। दौहित्र यानी नाती। समुद्रगुप्त की नीतियां आक्रामक तथा विस्तारवादी थी। इसने आर्यावर्त के 9 राज्यों को जीतकर अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणावर्त के 12 राज्यों को पराजित कर दिया। इन्हीं विजयों के कारण इसे भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन थे, जिन्होंने इलाहाबाद प्रशस्ति की रचना की। तो समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी था। ऐसा अनुमान इसलिए लगाया जाता है क्योंकि इसके शासन के दौरान चलाए गए सिक्कों पर इसकी वीणा बजाते हुए चित्रों को अंकित किया गया था। आगे हम देखेंगे समुद्रगुप्त के बाद गुप्त वंश का शासक कौन बना? रामगुप्त। तो चलिए अब हम पढ़ते हैं रामगुप्त के बारे में। समुद्रगुप्त के बाद अगला शासक बना रामगुप्त। यह एक अयोग्य शासक था और इसका शासन ज्यादा लंबे समय तक नहीं चला। रामगुप्त के बाद अगला शासक बना चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय इसने मालवा व गुजरात के शक शासकों को पराजित किया और शक विजय के उपलक्ष्य में विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। यह गुप्त साम्राज्य का पहला ऐसा शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलवाए। तो यहाँ प्रश्न बनता है कि चांदी के सिक्के किसने चलवाए? सबसे पहले तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने चलवाए। चंद्रगुप्त द्वितीय के महरौली लौ स्तंभ से ज्ञात होता है कि इसने बंगाल पर भी विजय प्राप्त की थी। ये लौ स्तंभ ऐसा है जो आज भी मौजूद है और इसमें आज तक जंग नहीं लगे हैं। तो समझिए कि उस समय का कैसा लोहा बनता होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय ही चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। फाहियान ने भी चंद्रगुप्त द्वितीय का गुणगान किया है। आगे हम देखते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रत्न थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। क्या कहा जाता था? नवरत्न। तो यहाँ हम देखते हैं 9 नवरत्नों में पहले हैं धर्ममंत्री, जो कि आयुर्वेद के ज्ञानी माने जाते हैं। दूसरा है क्षपणक, ये विद्वान नीतिक से परिपूर्ण थे। तीसरे हैं शंकु, जो कि ज्योतिष विद्या से परिपूर्ण हैं। चौथे हैं बेताल भट्ट, ये तांत्रिक विद्या के ज्ञानी माने जाते थे। पांचवा है कट खरपर, ये विद्वान कवि थे। छठा है वररुचि, जो व्याकरण अर्थात व्याकरण के ज्ञानी माने जाते हैं। सातवां है अमर सिंह, ये कौशकार से संबंधित कार्य में परिपूर्ण थे। आठवां है बारामिहिर, ये खगोल वैज्ञानिक माने जाते थे। नौवां है कालिदास, जो कि संस्कृत के महाकवि हैं। ये तो आप सभी जानते होंगे। इस तरह चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 विद्वान रहते थे, जिन्हें नवरत्न कहा जाता था। धर्ममंत्री, क्षपणक, शंकु, बेताल भट्ट, कटखरपर, वररुचि, अमर सिंह, बारामिहिर और कालिदास। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे कुमारगुप्त प्रथम के बारे में। अब हम आगे देखते हैं कि चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद अगला शासक जो बना वो कुमारगुप्त प्रथम था और इसने ही नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो अगर यहाँ सवाल उठता है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की, जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय का पुत्र था। कुमारगुप्त के बाद अगला शासक स्कंदगुप्त बना। इसके बाद गुप्त वंश में कई छोटे छोटे शासक हुए जो इम्पोर्टेंट नहीं है। तो आगे हम देखते हैं कि एरन अभिलेख से हमें भानुगुप्त के शासन की जानकारी मिलती है और एरन अभिलेख से ही हमें सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य भी मिलता है। अतः इस वंश का अंतिम शासक विष्णुगुप्त था। इसके बाद गुप्त साम्राज्य छिन्न भिन्न हो गया था। तो आगे हम देखते हैं गुप्तकालीन रचनाएं एवं उनके लेखक।
ऊपर 1 से लेकर 7 तक जितनी भी रचनाएं हैं वे कालिदास के हैं, जिनमें है अभिज्ञान शकुंतलम, विक्रमो वर्षियम, मलुकाग्निमित्रम, रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूतम, ऋतुसंहार, ये सभी कालिदास की रचना हैं। नंबर 8 और नंबर 9 मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, ये विशाख दत्त की रचनाएं हैं। मच्छ कटिकम, शूद्रक, अमरकोश, अमर सिंह, नाट्यशास्त्र, भरत मुनि, कामसूत्र, वात्स्यायन, पंचतंत्र, विष्णु शर्मा और नीतिसार, कमंदक, इनकी रचनाएं हैं। अब आगे हम देखते हैं गुप्त काल के प्रमुख मंदिर। गुप्त काल के ये 7 मंदिर जो कि प्रमुख मंदिर है। पहला है देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के ललितपुर में है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कि देवगढ़ का दशावतार मंदिर कहाँ है, तो ये उत्तर प्रदेश में है। दूसरा है दिघवा का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में कहाँ, तो जबलपुर में है। तीसरा है एरन का विष्णु मंदिर, ये मध्य प्रदेश के सागर में स्थित है। यहाँ हम देख रहे हैं कि दिघवा का विष्णु मंदिर ये जबलपुर में है और एरन का विष्णु मंदिर ये सागर में है। चौथा हम देखते हैं भूमरा का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश में सतना में है। तो पूछा जाएगा अगर कि भूमरा का शिव मंदिर कहाँ है, तो ये मध्य प्रदेश के सतना में है। पांचवा है नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये भी मध्य प्रदेश में है जो कि पन्ना में स्थित है। छठा मंदिर भीतर गांव का कृष्ण मंदिर, ये उत्तर प्रदेश के कानपुर में स्थित है। और नंबर 7 नागोद का शिव मंदिर, ये मध्य प्रदेश के सतना में है। यहाँ हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो मंदिर है ये सभी मध्य प्रदेश में स्थित हैं। इस तरह से हम देख रहे हैं गुप्त काल के ये प्रमुख 7 मंदिर। चलिए अब हम आगे देखते हैं समाज एवं अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। तो गुप्तकालीन समाज कैसा था, तो ये परंपरागत था और ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं शूद्र 4 वर्गों में विभाजित था। गुप्त काल में बाल विवाह की प्रथा को बढ़ावा मिला। भानुगुप्त के एरन अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण देखने को मिलता है। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि किस अभिलेख से सती प्रथा का पहला प्रमाण प्राप्त होता है, तो भानुगुप्त के एरन अभिलेख से। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था। गुप्तकालीन अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था, मतलब उस समय के लोग कृषि पर ज्यादा जोर देते थे। भू राजस्व ही राज्य की आय का मुख्य साधन होता था। भू राजस्व कुल आय का 1/6 हिस्सा होता था। तो यहाँ हम देखते हैं कि भू राजस्व का मतलब क्या हुआ, कृषि पर लगने वाला कर। तो आगे हम देखेंगे गुप्त काल में लगने वाले कुछ अन्य कर। वो कर क्या क्या थे, कौन कौन से थे, इसके बारे में हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो आगे हम देखते हैं विष्टि कर। यह बेगार या निःशुल्क श्रम था। इस कर के अंतर्गत मजदूरों से निःशुल्क श्रम कराया जाता था, मतलब उनसे काम लिया जाता था और पैसा नहीं दिया जाता था। ये था विष्टि कर। गुप्त काल में जो धार्मिक कर था वो था बलि। वायु और पानी के देवताओं की पूजा के लिए इकट्ठा किया गया कर, इसे वातभूत कहा जाता था। वातभूत कर, इसके अंतर्गत वायु और पानी के देवताओं की जो पूजा होती थी उसमें जो कर लिया जाता था वो था वातभूत कर। उसके बाद हम देखते हैं भट्ट या भट्ट, ये था पुलिस कर। अगला हम देखते हैं परनय कर, ये ग्रामवासियों पर लगाया गया अनिवार्य कर था। और आगे हम देखते हैं चारासन कर, ये चारागाहों पर शुल्क लिया जाता था। चारागाहों पर शुल्क के लिए जो कर लिया जाता था उसे चारासन कर कहा जाता था। चाटन, ये लुटेरे द्वारा उत्पीड़न से मुक्ति का कर था। और उसके आगे था दशापराध, 10 प्रकार के अपराधों पर जो कर लिए जाते थे उसे दशापराध कर कहा जाता था। 10 प्रकार के अपराधों पर किए गए जुर्माने। अगला है हलदंड, हल पर लगाया जाने वाला कर हलदंड कर कहलाता था।
आगे हम देखते हैं अंततः गुप्त काल को भारतीय संस्कृति का स्वर्ण युग माना जाता है। गुप्त काल में ही सती प्रथा और बाल विवाह का प्रथम उल्लेख मिला था। इसमें शासन की सबसे बड़ी इकाई देश होती थी और देश का सर्वोच्च राजा होता था, और शासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी जो ग्रामीण के अधीन होती थी। गुप्त काल में स्वर्ण मुद्रा को दिनार कहा जाता था। तो यहाँ हम देखते हैं गुप्त काल की संक्षेप में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। आप इसे एक बार फिर देखें और पढ़ें।